स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि हालात सामान्य होने तक खरीदे सोना, मोदी ने देश के लोगों से की दूसरी बार अपील, धराम से गिरे सोने की कीमत। दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों से अपील की है कि वे 1 साल तक सोना नहीं खरीदें, किसी भी कीमत पर सोना नहीं खरीदे, चाहे शादी विवाह हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल भी रुक जाइए, ये कहना है पीएम मोदी का। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने ये भी कहा कि सोना ना खरीदने के साथ साथ जो आप गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी भी आप कम चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं, ज़्यादा पेट्रोल डीजल खर्च ना करें, ये कहना है पीएम मोदी का। और साथ ही साथ अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेश जाने के लिए भी मना किया है पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि जब तक बाजार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक सोना चांदी खरीदने से बचें। ये अपील ऐसे समय में आई है जब सोने की कीमतों में अचानक गिरावट देखने को मिली है, जिससे बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया है। ऐसे में आप बताइए कि क्या अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप सोना चांदी खरीदेंगे या नहीं? पीएम मोदी की बात को मानेंगे या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जमीन खरीद बिक्री होगी पारदर्शी, 10 दिन में मिलेगी सीओ की जांच रिपोर्ट। दरअसल बात यह है कि बिहार में जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी जमीन से जुड़े मामले में अंचल अधिकारी यानी कि सीओ को 10 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी। इस नई व्यवस्था का मकसद लोगों को लंबी देरी और भ्रष्टाचार से राहत देना है, जिससे जमीन से जुड़े विवादों का समय पर समाधान हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले जमीन की जांच और दाखिल खारिज जैसी प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। अब तय समय सीमा लागू होने से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और काम में तेजी आएगी। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी बन सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर इस नियम का सख्ती से पालन किया गया तो फिर न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि आम जनता को भी सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। बिहार में बन रहे 244 पुल, बाढ़ वाले जिलों की बदलेगी तस्वीर, नाव से नहीं अब पुल से जुड़ेंगे गांव। दरअसल बात यह है कि बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। बिहार में करीब 244 नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे दूर दराज और फिर नदी से कटे गांवों को अस्थायी संपर्क मिलेगा। अब तक जहां पर लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ता था, वहां जल्द ही सड़क और फिर पुल के जरिए सीधा जुड़ाव संभव होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पुल खास करके उन जिलों में बनाए जा रहे हैं जहां पर हर साल बाढ़ के कारण संपर्क टूट जाता है। पुल बनने से न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी बल्कि स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच भी बेहतर हो जाएगी। साथ ही आपातकालीन स्थितियों जैसे कि बीमारी या फिर प्राकृतिक आपदा में राहत और बचाव कार्य भी तेज हो सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाती है। इन पुलों के बनने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की आर्थिक और फिर सामाजिक स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है। सुपौल, भागलपुर, इन जिलों में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है और इन्हीं जिलों में इस तरह के पुल का निर्माण किया जा रहा है। तेल से डॉलर तक बज रही है खतरे की घंटी, बड़े झटके के लिए तैयार हैं हम, आंकड़े खोल रहे हैं राज। दरअसल बात है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता बढ़ती नजर आ रही है। जहां पर कच्चे तेल की कीमतों से लेकर के डॉलर की मजबूती तक कई संकेत बड़े झटके की ओर इशारा कर रहा है। खास करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों में तनाव की आशंका से तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे और इससे महंगाई बढ़ेगी। वहीं पर डॉलर के मजबूत होने से रुपये पर दबाव पड़ता है, जिससे आयात और महंगा हो जाता है। इन दोनों कारकों का असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है, जैसे खाने पीने की चीजें, ट्रांसपोर्ट और फिर रोजमर्रा के खर्च महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल ये संकेत
संकेत है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर आर्थिक झटका लग सकता है। जब सरकारें आमतौर पर ऐसे समय में वैकल्पिक सप्लाई, रिजर्व स्टॉक और फिर नीतिगत फैसले के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी ने कहा, एसआईआर की वजह से हारे बंगाल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये जवाब। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के टीएमसी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में बदलाव की वजह से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलील को गंभीरता से सुना, लेकिन तुरंत कोई भी अंतिम फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में ठोस सबूत और फिर विस्तृत से जांच जरूरी होती है। साथ ही संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा गया है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला चुनावी पारदर्शिता और फिर मतदाता सूची की यानी कि लिस्ट की विश्वसनीयता से जुड़ा है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो फिर भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगली सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। गैस सिलेंडर कब तक मिलेगा, सरकार ने दिया अपडेट, एजेंसियों पर चलेगा डंडा। दरअसल बात है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब बुकिंग के बाद सिलेंडर समय पर पहुंचाना गैस एजेंसियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। या देरी होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने गैस कंपनियों और फिर डिस्ट्रीब्यूटरों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के भीतर ही सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित करें। कई जगहों से शिकायत मिल रही थी कि बुकिंग के बाद भी कई दिनों तक सिलेंडर नहीं पहुंचता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। अब इस पर निगरानी बढ़ा दी गई है और लापरवाही पर जुर्माना या फिर अन्य कार्रवाई की जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी का पहले दिन बड़ा धमाका, हर महीने 3000 रुपए, बसों में फ्री सफर, महिलाओं के लिए कई ऐलान। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने महिलाओं के लिए कई बड़ा ऐलान कर दिया है। अपने कार्यकाल में के पहले ही दिन उन्होंने सामाजिक और फिर आर्थिक मदद से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की है, जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता देने और राज्य में बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने का वादा किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा, रोजगार और फिर सशक्तिकरण से जुड़े अन्य कदम उठाने की भी बात कही गई है ताकि महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन इनके सफल क्रियान्वयन के लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन जरूरी होगा। शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस फैसले से राज्य की राजनीति और फिर सामाजिक योजनाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। लोकतंत्र को तो ऐसे हाईजैक करने नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ऐसी तिलखत टिप्पणी, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल बात यह है कि हाल ही में एक अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र और फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र को इस तरह हाईजैक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिससे यह संकेत मिलता है कि मामला चुनावी निष्पक्षता और संस्थागत पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई है जिसमें चुनाव प्रक्रिया या फिर उससे जुड़े किसी फैसले पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमों और फिर प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बयान को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। पति संग लौट रही प्रज्ञा के साथ ट्रेन में ऐसा क्या हुआ कि 6 दिन बाद बिहार के बेगूसराय में मिली। फरवरी में हुई थी लव मैरिज। दरअसल बात है कि एक रहस्यमय और फिर चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पर प्रज्ञा नाम की एक महिला अपने पति के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक लापता हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों की फरवरी में लव मैरिज हुई थी और वे साथ लौट रहे थे, तभी ये घटना घटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की करीब 6 दिन बाद बिहार में मिली है, जिससे पूरे मामले में और भी सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार और फिर पुलिस के अनुसार बीच सफर में क्या हुआ ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लड़की से पूछताछ के बाद ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। हालांकि बताया जाता है कि लड़की ने बताया है कि उनके पति के साथ ट्रेन से सफर करने के दौरान किसी बात को लेकर के अनबन हुई। दोनों के बीच थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातें हुई, जिसकी वजह से नाराज होकर के पत्नी ने एक स्टेशन में उतर करके नाराज पत्नी ट्रेन से उतर गई और उतर करके बिहार आने वाली ट्रेन पर बैठ गई और बिहार के बेगूसराय में आकर के पहुंच गई। 6 दिन बिहार में रही, आज जाकर के पता लगा है कि ये बिहार में है।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का वीडियो हुआ वायरल वीडियो पर दी सफाई। दरअसल बात है कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद उन पर सवाल उठे, जिसके बाद उन्होंने खुद सामने आकर के सफाई दी है। आपको बता दूं कि मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसको लेकर के सफाई दी है। मंत्री ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया या फिर उसे संदर्भ से हटा करके दिखाया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने जो कहा उसका मतलब कुछ और था, लेकिन वीडियो के छोटे हिस्से के वायरल होने की से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है, जबकि मंत्री के समर्थक इसे एक सामान्य गलतफहमी बता रहे हैं। मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मंशा गलत नहीं थी और पूरे बयान को समझना जरूरी है। पूर्णिया के सेंट्रल जेल पहुंचा देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा सुबोध सिंह, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दरअसल बातें हैं कि बिहार के पूर्णिया स्थित सेंट्रल जेल में कुख्यात अपराधी सुबोध सिंह को लाया गया है। सुबोध सिंह को देश के सबसे बड़े सोना लुटेरों में गिना जाता है। उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके जेल पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने जेल के अंदर और फिर बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोका जा सके। हाई प्रोफाइल अपराधी होने के कारण उसकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और जेल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी की अपील के बाद हरदीप सिंह पुरी बोले 1 लाख करोड़ का घाटा। दरअसल बात यह है कि देश में ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेल कंपनियों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घाटा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और फिर सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण हुआ है। यह सरकार की कोशिश है कि आम जनता पर इसका सीधा असर कम पड़े, लेकिन लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल की कीमतें और बढ़ती है तो इसका असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और फिर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी के बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरी कदम उठाने की तैयारी जारी है। दरभंगा डीएमसीएच में सिस्टम हुआ फेल, बेड की कमी से फर्श पर इलाज करने को मजबूर हुए बेबस मरीज। दरअसल बात है कि बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि डीएमसीएच से स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई है, जहां पर बेड की कमी के कारण मरीजों को फर्श पर इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये स्थिति खास करके तब और चिंताजनक हो जाती है जब बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि बेड और संसाधनों की कमी बनी हुई है। कई वार्डों में मरीजों को जमीन पर ही लिटा करके इलाज किया जा रहा है, जिससे उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस स्थिति ने अस्पताल की व्यवस्था और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हालात ये दिखाते हैं कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की कितनी ज़रूरत है। आज बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम ने फिर से करवट ले ली है और आज 12 मई के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जहां पर तेज आंधी, बारिश और फिर बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और फिर सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश और फिर ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर के खराब मौसम के दौरान घर में रहने, खुले मैदान से दूर रहने और फिर बिजली के खंभों, पेड़ों के नीचे खड़े न होने को कहा गया है। किसानों को भी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर के आने वाले दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पैसे की जगह बाल कटवा करके लौटे लोग। बिहार में एसबीआई एटीएम के अंदर खुला सैलून, इंटरनेट पर वायरल हो रहा है वीडियो। दरअसल बात यह है कि बिहार से एक हैरान कर देने वाला और थोड़ा अजीब मामला सामने आया है, जहां लोग पैसे निकालने एसबीआई के एटीएम पहुंचे, लेकिन अंदर सैलून चलता मिला। बताया जाता है कि एटीएम के अंदर ही कुर्सी, शीशा और फिर हेयर कटिंग का सामान लगा करके बाल काटे जा रहे थे। ये नज़ारा देख करके लोग हैरान रह गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना
पटना के किसी ग्रामीण इलाके की बताई जा रही है, जहां पर एटीएम मशीन के इस्तेमाल की जगह का दुरुपयोग किया गया है। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि पैसे निकालने गए थे, लेकिन बाल कटवा करके वापस लौटना पड़ा। वीडियो सामने आने के बाद बैंक की सुरक्षा और फिर निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक संपत्ति की गलत इस्तेमाल और फिर लापरवाही को दिखाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर प्रशासन के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों की जांच करके सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। बिहार में अब हाईटेक तकनीक से बनेगी सड़कें, पदभार संभालते ही मंत्री शैलेंद्र ने बताया आगे का प्लान। दरअसल बात है कि बिहार में सड़क निर्माण को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नई सरकार में मंत्री बने शैलेंद्र कुमार ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया है कि अब बिहार में सड़कों का निर्माण हाईटेक तकनीक से किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता बेहतर हो सके और सड़कें लंबे समय तक टिक सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई तकनीकों के इस्तेमाल से सड़कों की मजबूती, ड्रेनेज सिस्टम और मेंटेनेंस पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत आधुनिक मशीनों, बेहतर मटेरियल और फिर डिजिटल मॉनिटरिंग का उपयोग किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और फिर गति दोनों बढ़ेगी। साथ ही खराब सड़कों की पहचान और फिर समय पर मरम्मत के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाईटेक तकनीक से सड़क निर्माण न सिर्फ लागत को नियंत्रित करेगा, बल्कि बार बार मरम्मत की जरूरत को भी कम करेगा। बिहार में अब वार्ड सदस्य संभालेंगे मोक्षधाम कब्रिस्तान दायित्व, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया में आएगी तेजी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने स्थानीय प्रशासन को और मजबूत बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब गांव और फिर शहरी क्षेत्रों में मोक्षधाम और कब्रिस्तान की देखरेख की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य इन संस्थानों की व्यवस्था को बेहतर बनाना और अंतिम संस्कार से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई व्यवस्था से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी तेज होगी। जब पहले इस काम में देरी और फिर जटिलता की शिकायतें आती थी, लेकिन अब वार्ड स्तर पर जिम्मेदारी तय होने से काम में तेजी आने की उम्मीद है। जहाँ स्थानीय प्रतिनिधि सीधे निगरानी करेंगे, जिससे लोगों को कम परेशानी होगी और फिर काम समय पर पूरा हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रशासनिक विकेंद्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को भी जरूरी सेवाएं जल्दी और आसानी से मिल सकेगी। माँ बाप पर नहीं चढ़ेगा कर्ज, बिहार में रहकर के बने इंजीनियर, बीटेक में शुरू हो रहा है एडमिशन। दरअसल बात है कि बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब बिहार में ही रहकर के कम खर्च में इंजीनियर बनने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, बीटेक कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जैसे छात्रों को बाहर जाकर के महंगी पढ़ाई करने की जरूरत कम पड़ेगी और माता पिता पर आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी और फिर कुछ निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसमें दाखिला मुख्य रूप से जेईई मेन के स्कोर के आधार पर लिया जाएगा। बिहार में बीसीई सीईबी काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करेगा, जिसके जरिए छात्रों को विभिन्न कॉलेजों में सीट आवंटित की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में ही सस्ती और फिर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिलने से ज़्यादा छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे। इससे न सिर्फ छात्रों का भविष्य मजबूत होगा, बल्कि बिहार में तकनीकी और फिर औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर समय पर आवेदन और फिर काउंसलिंग प्रक्रिया पर नजर रखना बेहद जरूरी है। विक्रमशिला सेतु के बाद बांका में जेठौर पुल पर बना खतरा, एक तरफ झुका ब्रिज, कई पिलर की नींव कमजोर। विक्रमशिला के बाद एक और पुल खतरे में। दरअसल बात है कि बिहार में पुलों की स्थिति को लेकर के एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। जी हाँ, बांका के जेठौर पुल में गंभीर तकनीकी समस्या सामने आई है, जहां पर पुल एक तरफ झुक गया है और इसके कई पिलरों की नींव कमजोर बताई जा रही है। इससे आसपास के लोगों में डर का माहौल है और आवाजाही पर खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समस्या हाल की बारिश और फिर जलस्तर बढ़ने के कारण और ज़्यादा गंभीर हो गई है। जब पुल के झुकने की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर तकनीकी टीम को जाँच के लिए भेज दिया गया है। एहतियात के तौर पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते मरम्मत और फिर सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। जब जेठौर ब्रिज की स्थिति सरकार के लिए चेतावनी है कि पुराने और फिर कमजोर पुलों की नियमित जांच और फिर रखरखाव बेहद जरूरी है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बिहार में अफसरों की खैर नहीं, 1 महीने तक फाइल रोकी तो होगा एक्शन, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार में प्रशासनिक कामकाज को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अब किसी भी सरकारी फाइल को 1 महीने से ज़्यादा समय तक यानी कि 30 दिन से ज़्यादा समय तक रोक करके रखना अधिकारियों के लिए भारी पड़ सकता है। अगर तय समय सीमा में फाइल का निपटारा नहीं हुआ तो फिर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का उद्देश्य सरकारी कामों में हो रही देरी को खत्म करना और फिर लोगों को समय पर सेवाएं देना है। जहां मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 दिन से अगर 31 दिन हो गया तो फिर सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि अक्सर शिकायत मिलती थी कि फाइलें लंबे समय तक अटकी रहती है, जिससे आम जनता को परेशानी होती थी। अब इस नई व्यवस्था से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और काम में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के कड़े नियम प्रशासन को अधिक सक्रिय और जिम्मेदार बना सकते हैं। सम्राट चौधरी के इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी और पारदर्शिता भी मजबूत होगी। 30 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। बिहार में बनेगा नारदर गंगा एक्सप्रेसवे, पटना कोइलेवर यात्रा होगी सुपरफास्ट। दरअसल बात है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जब सरकार नारदर्न गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे पटना से कोइलेवर तक का सफर बेहद तेज हो जाएगा। अभी जहां पर ये दूरी तय करने में करीब 2 घंटे लगते हैं, वहीं पर एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये यात्रा सिर्फ 30 मिनट तक में ही पूरी हो सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे गंगा नदी के किनारे विकसित किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा ज़्यादा सुगम बनेगी। इसके साथ ही ये परियोजना पटना और फिर आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी, जिससे व्यापार, उद्योग और फिर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट राज्य के विकास की रफ्तार को तेज करते हैं। पटना कोइलेवर रोड पर बनने वाले ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ समय की बचत करेगा, बल्कि लोगों को सुरक्षित और फिर आरामदायक यात्रा का अनुभव भी देगा। बेटी ने किया प्रेम विवाह तो अर्थी निकाल करके शमशान में दाह संस्कार किया पिता, अब होगा श्राद्ध। दरअसल बात यह है कि एक बेहद ही चौंकाने वाला और सामाजिक रूप से चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की के प्रेम विवाह करने पर उसके परिवार ने उसे मृत मान लिया। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार ने प्रतीकात्मक रूप से उसकी अर्थी निकाली, शमशान में दाह संस्कार जैसा कर्मकांड किया और अब श्राद्ध करने की भी बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिससे नाराज होकर के परिवार वाले ने यह कदम उठाया है। इस तरह की घटना समाज में अब भी मौजूद कठोर सोच और इज्जत के नाम पर लिए जाने वाले फैसले को दिखाती है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ जाते हैं। कानूनी तौर पर बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से शादी करने का पूरा अधिकार है। ऐसे मामलों में परिवार द्वारा मानसिक उत्पीड़न या फिर दबाव बनाना गलत माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि समाज में जागरूकता और फिर कानून की समझ बढ़ाना जरूरी है। बिहार के सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मी और गार्ड कर रहे हैं घायलों का इलाज, उपाध्यक्ष बोले कार्रवाई होगी। दरअसल बात है कि बिहार के एक सरकारी अस्पताल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर घायलों का इलाज डॉक्टर की बजाय सफाई कर्मी और फिर गार्ड करते नजर आए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जब बताया जा रहा है कि अस्पताल में उस समय पर्याप्त डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण गैर चिकित्सीय स्टाफ मरीज की देखरेख करता दिखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है, जब बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के उपाध्यक्ष ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लालू जेल गए, राबड़ी बनी सीएम, तेजस्वी यादव पर मैथिली ठाकुर का हमला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है, जहां पर लोक गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले भी जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और आज भी वही परिवारवाद की राजनीति देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथिली ठाकुर ने ये बयान राजनीतिक मंच से दिया है, जहाँ पर उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जहाँ उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और अलग अलग दलों के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बंगाल में सरकार बदली तो सीमा से लेकर के सड़कों तक बड़ी शक्ति, किशनगंज में अवैध कोयला और पत्थर परिवहन पर लगाम। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में
सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक सख्ती बढ़ती नजर आ रही है, जिसका असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। खास करके किशनगंज जिले में अवैध कोयला और पत्थर के परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और फिर संदिग्ध वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत बॉर्डर इलाकों में विशेष टीमों की तैनाती की गई है, जो अवैध खनन और फिर परिवहन पर नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि पहले इन गतिविधियों पर नियंत्रण ढीला था, लेकिन अब सख्त कार्रवाई की जा रही है, जहाँ कई जगहों पर वाहनों को जब्त किया गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केस भी दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की सख्ती से अवैध कारोबार पर रोक लगेगी और सरकार को राजस्व का नुकसान भी कम होगा। साथ ही इससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा और फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार के स्कूल में शराब पार्टी, क्लासरूम में सिक्योरिटी गार्ड के साथ युवकों ने छलकाए जाम, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल बात है कि बिहार के एक सरकारी स्कूल से चौंकाने वाली ये घटना सामने आई है, जहां पर क्लासरूम के अंदर शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक स्कूल परिसर में घुस आए और फिर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर के शराब पीने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना रात के समय की बताई जा रही है, जब स्कूल बंद था और सुरक्षा की जिम्मेदारी गार्ड के पास थी। इसी दौरान कुछ युवक अंदर पहुंचे और क्लासरूम में ही शराब पार्टी शुरू कर दी। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस को अगर दी चुनौती तो 48 घंटे में मिलेगा जवाब, सीएम सम्राट चौधरी का अपराधियों को सीधा संदेश। दरअसल बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी ने पुलिस या फिर प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे 48 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। उनका यह बयान हाल के बढ़ते अपराधों और फिर घटनाओं के बीच आया है, जिससे सरकार की कड़ी कार्रवाई के संकेत के रूप में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और फिर इसके लिए पुलिस को पूरी तरह से छूट दी गई है, वह सख्ती से कार्रवाई करें। बिहार में अश्लील फुहर गाने बनाने और फिर बजाने वालों की अब खैर नहीं, मंत्री जी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दरअसल बात है कि बिहार में अश्लील और फुहर गाने वालों को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसे गाने बजाने और फिर सार्वजनिक जगहों पर बजाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि इससे समाज पर गलत असर पड़ता है, खास करके युवाओं और फिर बच्चों पर, इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी ब्याह और फिर अन्य आयोजनों में इस तरह के गानों पर नजर रखी जाए। अगर कहीं भी अश्लील या फिर आपत्तिजनक कंटेंट पाया जाता है तो फिर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे गानों को बनाने वाले और फिर प्रचार करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन इसके साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के बहस भी हो सकती है कि आने वाले समय में ये देखना होगा कि सरकार इस नियम को कितनी सख्ती तरीके से लागू करती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बिना आईडी के नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। जी हां, बालेन सह सरकार ने भारतीयों पर बहुत बड़ा नियम लगा दिया है, खास करके बिहार किशनगंज वासियों पर। नेपाल की बालेन सरकार ने भारतीयों पर नया नियम लागू कर दिया है। जी हां, दरअसल भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, नेपाल से भारत में प्रवेश करने वालों को भी परिचय पत्र दिखाना होगा, यानी कि पहचान पत्र दिखाना होगा, तभी आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। वहीं पर आधार या सरकार से जारी वैध दस्तावेज पहचान पत्र मान्य है। इसे लेकर के नेपाल प्रशासन शनिवार को एक्टिव हो गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शनिवार को जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा पर दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। पहचान पत्रों की सघन जांच के कारण सीमा पर गाड़ियों और फिर राहगीरों की लंबी कतारें लग गई। कोलकाता से आने वाली ट्रेनों के जोगबनी स्टेशन पहुंचते ही बड़ी संख्या में यात्री नेपाल जाने के लिए सीमा पर पहुंच गए। नेपाल पुलिस के जवान पहचान पत्र जांच के बाद ही लोगों को नेपाल में प्रवेश दे
रहे थे। जिन लोगों के पास वैध पहचान पत्र नहीं था उन्हें वापस लौटा दिया गया। वहीं पर नेपाल के प्रमुख जिलाधिकारी युवराज कटेल ने स्पष्ट कहा है कि सीमा पार करने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जहाँ उधर बहराइच से सटी नेपाल के करीब 17 किलोमीटर सीमा पट्टी में बड़ी संख्या में मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं। नेपाली क्षेत्र के जमुरहा गांव में इस फैसले को लेकर के तनाव का माहौल बताया जा रहा है। नेपाली आर्म्स पुलिस फोर्स के जवान आने जाने वालों से पूछताछ और जांच के नाम पर सख्ती कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं पर उधर नेपाल की सीमा से चीनी नागरिकों की घुसपैठ के मामलों को देखते हुए सीमावर्ती जिलों की पुलिस और फिर एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। जब बिहार की बेतिया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी समेत उत्तर बिहार के अन्य जिलों की पुलिस को इलाके के सभी प्रमुख होटलों और फिर लॉज की नियमित जांच कराने का निर्देश दिया है। 3 दिनों पहले अररिया के जोगबनी बॉर्डर से भारत में घुसे चीनी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेज के पकड़ा गया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, सीमांचल में विकास के बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी लोगों को परेशान कर रही है। किशनगंज के टेरागाछ प्रखंड में एक ऐसा पुल है जो पिछले 15 साल से टूटा पड़ा है। हर बरसात में हजारों लोगों का संपर्क कट जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर के मरीज और बुजुर्ग तक जान जोखिम में डाल करके आवाजाही करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार नेताओं और फिर अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के टेरागाछ प्रखंड के अंतर्गत हवाकोल पंचायत के गोरियाहाट मरियाधर में बना आरसीसी पुल पिछले 15 वर्षों से ध्वस्त पड़ा हुआ है। इस पुल के टूट जाने से इलाके के हजारों ग्रामीणों को हर दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार पुल के उस पार गोरियाहाट उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बगुला हांगी और फिर पंचायत सरकार भवन जैसे महत्वपूर्ण संस्थान मौजूद हैं, लेकिन पुल ध्वस्त होने की वजह से लोगों को वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतें होती है। बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। धार में पानी बढ़ने के बाद मुख्य सड़क से संपर्क लगभग कट जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, मरीजों और फिर बुजुर्ग और फिर किसानों को होती है। कई बार लोगों को जान जोखिम में डाल करके पानी पार करना पड़ता है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों में कई बार सांसद, विधायक, विभागीय अधिकारियों और फिर जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वहीं पर ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नया पुल बनाने की मांग की है। जहाँ लोगों का कहना है कि पुल नहीं होने से सिर्फ आवागमन ही नहीं बल्कि पूरे इलाके का विकास भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर किसी गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो फिर बरसात में सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। दोस्तों, क्या AIMIM 2 साल में खत्म हो जाएगी? क्या AIMIM का अस्तित्व 2 साल के अंदर ही मिट जाएगी? ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है कांग्रेस नेता मुसव्विर आलम का। किशनगंज की राजनीति में अब बयानबाजी का पैरा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और AIMIM के बीच जुबानी जंग खुल करके सामने आ गई है। कांग्रेस नेता प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने AIMIM को एजेंट पार्टी बताते हुए दावा किया है कि अगले 2 साल में पार्टी खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या था, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी जोरदार पलटवार कर दिया है। अब सीमांचल की राजनीति में ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सियासी वजूद की दिखाई दे रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज में कांग्रेस और AIMIM के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जब कांग्रेस के प्रोफेसर मुसव्विर आलम ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगले 2 साल में AIMIM का नामो निशान खत्म हो जाएगा। उन्होंने AIMIM पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी जनता की नहीं बल्कि एजेंट के रूप में काम करती है। मुसव्विर आलम ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर AIMIM के नेता खुद को इतने बड़े बैरिस्टर बताते हैं तो फिर SIR मामले को लेकर के कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद AIMIM भी चुप नहीं बैठी। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोड़ विधायक अख्तरुल ईमान ने तुरंत पलटवार कर दिया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि मुसव्विर आलम उनके स्कूल में सीनियर जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भी तनख्वाह नहीं मिली है और वे प्रोफेसर भी नहीं बने, या फिर भी लोग उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। उन्होंने कहा है कि AIMIM और उनका भविष्य जनता तय करेगी, लेकिन मुसव्विर आलम को पहले अपनी राजनीतिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। अख्तरुल ईमान ने तंज कसते हुए कहा कि बहादुरगंज की जनता AIMIM विधायक तौसीफ आलम के सामने उन्हें बौना क्यों समझती है, इस पर उन्हें सोचने की जरूरत है। AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी इतनी खराब थी तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता उनके दरवाजे पर क्यों
पहुंचे थे। उन्होंने साफ कहा कि एआईएमआईएम का भविष्य किसी नेता के बयान से तय नहीं होगा, बल्कि जनता तय करेगी कि पार्टी रहेगी या नहीं। वहीं पर सीमांचल की राजनीति में कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच ये टकराव अब खुल करके सामने आने लगा है, जहां दोनों पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है और आने वाले चुनाव में ये सियासी लड़ाई और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।